हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक की सारी पीडीएफ अपलोडेड हैं चैनल पे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कमेंट करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। Which insurance company has acquired digital chronic care management company वन केयर? तो ये एक वन केयर नाम से कंपनी है जिसको एक्वायर किया है एको ने। तो एको भी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि कार बाइक इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह देने का काम करती है। तो इसने एक्वायर किया है वन केयर को, ताकि जो इसकी कह सकते हैं एक तरीके से कि जो रीच है वो बढ़ सके हेल्थ केयर सेक्टर में। तो इसलिए एको ने एक्वायर किया है। ये पूरी कैश में डील हुई है। आरबीआई ने इशू किया है फ्रेमवर्क फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए जिसको कहते हैं, टू इनहेंस ओवरसाइट ऑफ। तो आपको पता होगा कि आरबीआई ने पीसीए लाया हुआ है और पीसीए जो है ये सभी बैंकों के ऊपर लगते हैं। जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन पे लगते हैं। क्यों लगते हैं? अगर कोई भी बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर उसके घाटे बढ़ रहे हैं तो वो इससे पहले कि बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाए उसको पीसीए फ्रेमवर्क के तहत लाया जाता है। इसमें फिर आरबीआई के पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं और आरबीआई उसमें कुछ सजेशन वगैरह देता है कैसे कदम उठाने चाहिए। कुछ खर्चों पे रोक लगा दी जाती है और फिर बैंक की स्थिति जैसे सुधरती है तो पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर लाया जाता है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तो है ही है, लेकिन अभी तक इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो नहीं थे पीसीए फ्रेमवर्क के तहत। इनके लिए एक अलग एक फ्रेमवर्क काम करता था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो वो अब रिप्लेस हो जाएगा और उसे कहते क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो ये समझिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अब पीसीए फ्रेमवर्क जो है आरबीआई ने ला दिया है। इससे पहले हम बात करें पिछले साल की तो आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए भी इस तरह का कुछ फ्रेमवर्क लाया था। तो ये जो पीसीए का फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, ये रिप्लेस करेगा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को, जिसको शॉर्ट में एसएएफ कहते हैं। तो इसको रिप्लेस कर देगा और ये कब से इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। लिखा है कि जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये लार्जली प्रिंसिपल बेस्ड होगा विद फ्यूअर नंबर ऑफ पैरामीटर्स एज कंपेयर टू एसएएफ विदाउट एनी डाइल्यूशन इन द सुपरवाइजरी रिगर। कि मतलब सुपरवाइजरी के कठोरता में किसी भी कमी को छोड़ते हुए, कि ऐसा नहीं कि सुपरवाइजरी में कुछ कमी होगी, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर्स होंगे वो एसएएफ की तुलना में कम होंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि द हार्ड कोडेड लिमिट ऑफ ₹25,000 फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर बाई यूसीबीज अंडर एसएएफ हैज़ बीन डिस्पेंस्ड विथ। मतलब पहले एसएएफ में ये था कि अगर एसएएफ के अंतर्गत लाया जाता है तो 25,000 रुपये तक की जो लिमिट है वो रखी जाती थी। उससे ऊपर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था नहीं होता था। लेकिन ये जो लिमिट है अब इसको हटा दिया गया है। अब लिमिट अभी तय नहीं करी गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो बैंक की परिस्थिति के अनुसार जो भी लिमिट होगी वो जो सुपरवाइज़र होगा, मतलब आरबीआई की अगर हम बात करें तो वो डिसाइड करेगा क्या लिमिट ये रखी जाएगी। यहाँ बताया गया है कि जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये अप्लीकेबल होगा सभी जो यूसीबीज हैं, टीयर 2 की, टीयर 3 की, टीयर 4 की, एक्सेप्ट यूसीबीज अंडर ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन, एआईबी इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस को छोड़ करके टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में होगा। और टीयर 1 जो यूसीबीज हैं उस पर ये लागू अभी नहीं हो रहा है। और अगर हम पीसीए की बात करें, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की, जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक की अगर फाइनेंशियल जो स्थिति है सही नहीं होती है और ये देखा जाता है कि वो हमें घाटे में जा रहा है, तो इससे बचाने के लिए कि बैंक की स्थिति ऐसी ना उत्पन्न हो जाए कि बैंक रन की कंडीशन हो जाए, तो ये आरबीआई उसको पीसीए फ्रेमवर्क में लाता है। इसका मकसद क्या होता है? आइडेंटिफाई बैंक विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अर्ली ऑन, इम्पोज करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ, प्रिवेंट द बैंक्स फ्रॉम फेलिंग। ये इसके मेनली गोल हैं। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सेटअप कर रही है 7 पीएम मित्र पार्क्स विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू गिव अ बूस्ट टू। तो ये जो 7 मित्र पार्क हैं, यहाँ पे जो मित्र है इसकी अपनी फुल फॉर्म है। तो अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में तो पता होनी चाहिए। बस सबसे पहले समझिए कि जो 7 पीएम मित्र पार्क हैं ये योजना कौन से सेक्टर के लिए है? तो ये है टेक्सटाइल सेक्टर। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस्टेब्लिश करने के लिए ये 7 पीएम मित्र जो पार्क हैं इनको सेटअप किया जा रहा है। और अगर हम बात करें पीएम मित्र की तो इसके फॉर्म में पीएम का मतलब प्रधानमंत्री,
मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अगर हम पीएम मित्र की बात करें, इसका बजट कितने का है, तो ये है 4,445 करोड़ रुपए का, और ये 7 साल तक के लिए है, अप टू 2027-28, मतलब 2027-28 फाइनेंशियल ईयर तक चलेगा, और 7 साल से ये 7 साल के पीरियड के लिए इसको लाया गया था। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये पार्क कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। तो ये है तिरुपुर, नमक्कल, करूर, मदुरई, कांचीपुरम, और 2 पार्क हैं ईरोड में। तो ये 7 पार्क टोटल होते हैं। अगला सवाल है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने एज्यूम किया है चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ADPC। इसकी चेयर जो एज्यूम करी है वो है इंडिया, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। इंडिया ने ये चेयर एज्यूम करी है। अगर हम बात करें ADPC की, तो एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट NGO टाइप का, फॉर द कॉपरेशन एंड implementation of disaster risk and reduction in building climate resilience in Asia and Pacific region। मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में जो डिजास्टर्स हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, उनके रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं, और जो क्लाइमेट रेजिलियंस है इसके प्रति कैसे बिल्डिंग करी, कैसे इससे लड़ा जा सकता है, या फिर कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, उसके लिए ADPC काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में है, और वहीं पर ये चेयर एज्यूम करी गई इंडिया के द्वारा। अगर बात करें इस संगठन की, तो इसमें 8 इंडिया के साथ 8 जो भारत के आसपास के देश हैं वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं ADPC के। अगला सवाल है, इंडिया ने किसके साथ साइन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रिपैट्रिएट स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स। आपको पता होगा कि भारत के जो इंडियन आर्टिफैक्ट्स हैं, मतलब बहुत पुराने ज़माने के ऐसे अष्टधातु की मूर्तियाँ होती हैं, कई चित्रकारियाँ होती हैं, ये भारत से स्मगल कर ली जाती हैं, मंदिरों से चुरा ली जाती हैं, फिर विदेशों में जाकर इनकी बहुत ऊंचे कीमत पर इनको बेचा जाता है, या फिर बहुत पहले चोरी हो गई थी, किसी म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं, पता भी नहीं है। तो इस तरह की जो वस्तुएँ होती हैं जो भारत को बिलोंग करती हैं, और ये इलीगल तरीके से भारत से बाहर गई हुई हैं, स्टोलन हुई हैं, तो इनको भारत में वापस लाने के लिए ये जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है ये साइन करता है भारत अलग अलग देशों से। इसी से रिलेटेड अभी एक न्यूज आई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बाघ नख है वो इंडिया में वापस लाया गया है, और ये अभी रखा जाएगा अलग अलग म्यूजियम में, जहाँ पे जाकर के लोग देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने अफजल खान को 1659 की जो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ थी उसको मारने में किया था। तो इस तरह की जो जैसे रिपैट्रिएशन है ये अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी होंगी। ये जो सारी न्यूज़, ये जैसे ये वाली न्यूज़ है, और एक न्यूज़ आपको मैंने और बताई थी कि जो माईडोम को लेकर के था कि उसको 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया इंडिया में, तो वो जो भी बैठक चल रही ना 46 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो उसी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये जो इंडिया का फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है यूएसए के साथ में अभी तक नहीं था, ये पहला है। साइन इसको किया है भारत के जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने, और दोनों कंट्रीज़ कोलैबोरेट करेंगी, ताकि मतलब ये तो होगा ही कि जो स्टोलन आइटम्स हैं वो भारत आएंगे, इसके साथ कोलैबोरेशन होगा ताकि जो इलीगल ट्रेड या ट्रैफिकिंग होती है आर्कियोलॉजिकल या फिर एंथोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स की वो रुक सके, इसके लिए भी काम किया जाएगा। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू ओपन डैश PMBJKS बाय 31 मार्च डैश अक्रॉस द कंट्री। मतलब PMBJKS का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो ये जो जन औषधि केंद्र से हैं ये कितने खोले जाने का लक्ष्य रखा हुआ है भारत सरकार ने, कौन से ईयर के 31 मार्च तक। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है कि 25,000 जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं वो खोले जाएंगे, 2027 तक का ये लक्ष्य है। आपको पता होगा कि जो जन औषधि केंद्र होते हैं जहाँ पे जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी सस्ते रेट में मिलती हैं, मतलब यहाँ पे जेनरिक जो दवाइयाँ होती हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं, मतलब ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं होती हैं, सॉल्ट का जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। अगला सवाल है, टू बोल्स्टर द कंट्रीज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैपेबिलिटीज, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी विल कम अप एट। कि भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए भारत का जो पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी है ये ओपन हो रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पे। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जो पोर्ट होगा
ये इसके बारे में बताया गया है कि सर्बानंद सोनोवाल ने अप्रूव किया है बजट 284.19 करोड़ रुपए का, और ये पीपीपी मॉडल बनेगा। पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार भी होगी, एक प्राइवेट सेक्टर भी इसमें होगा। तो इससे ये प्रोजेक्ट जो है तैयार हो रहा है। ये रेवोल्यूशनाइज करेगा एग्री लॉजिस्टिक्स को और रिड्यूस करेगा वेस्टेज को। वेस्टेज का मतलब आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उसमें एक टाइम लिमिट हो। मान लीजिए अगर कहीं कोई फल भेजना है या सब्जियां भेजनी है और वो जा कर के बंदरगाह पे पोर्ट पे पड़ा हुआ है कंटेनर और वो लोडिंग ही नहीं हो पा रही है उसकी, तो पड़े पड़े फल वहीं पे आधा से ज़्यादा सड़ जाएगा, तो पहुँचेगा क्या वहाँ पे जहाँ पे भेजा जा रहा है। तो इसीलिए टाइमली उनका जाना बहुत ज़रूरी होता है। उसे कार की तरह बाइक की तरह रोक के रखने पर भी ऐसा नहीं हो, कुछ ख़राब नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यहाँ पे वेस्टेज कम करना एक लक्ष्य होता है। लिखा है द फैसिलिटी विल कैटर टू एक्सपोर्ट प्रोमिनेंट आइटम्स लाइक नॉन बासमती राइस, मेज, स्पाइसेस, अनियन, वीट, मतलब ये सारी चीज़ें जो है भेजी जाएंगी, एक्सपोर्ट करी जाएंगी। लिखा है द फैसिलिटी विल एड्रेस inefficiencies in logistics, reduce multiple handlings and extend the shelf life of agriculture product। तो वही जो मैंने आपको बताया कि जो लॉजिस्टिक्स है उसको, उनकी जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको हैंडल करेगा, जो मल्टीपल हैंडलिंग्स हैं उनको सुधारेंगे ताकि डायरेक्ट जो कह सकते हैं लोडिंग का काम है वो हो सके। शेल्फ लाइफ बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। तो बहुत ही बेहतर ये सिस्टम होगा और इससे इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है बढ़ेगा। अगला सवाल है कि एवरी ईयर ऑन डैश इंडिया ऑब्जर्व कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस भारत कब मनाता है? तो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो दिवस है मनाया जाता है जो कारगिल विजय दिवस के रूप में कि जुलाई 26 को, टू ऑनर द सोल्जर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ टू विन द कारगिल वॉर इन 1999। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के सैनिकों ने अवैध रूप से ठंड का फ़ायदा उठाते हुए कारगिल की चोटी पे कब्जा कर लिया था और उसी कारगिल की छोटी चोटी को मुक्त कराने के लिए और उस पर फिर से भारत कब्जा लाने के लिए ये वॉर लड़ी गई थी। और इंडिया के सैनिकों ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए इस जो वॉर है इसको जीता था। मतलब ये था कि जो दुश्मन था हमारा वो पर्वत के ऊपर था, जहाँ से उसके लिए नीचे निशाना लगा पाना बहुत आसान था और हम जो थे वो बहुत ही एक डेंजरस पोजीशन में थे इंडिया के सोल्जर्स, लेकिन फिर भी ये वॉर भारत ने जीती थी। इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और ये जो इस बार की जो एनिवर्सरी है वो 25th एनिवर्सरी है कारगिल विजय दिवस की। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंकुन ला टनल। मतलब ये दुनिया की सबसे, जब बन के तैयार होगी, अभी तो बनी नहीं है, जब बन के तैयार होगी सिंकुन ला टनल, ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल होने वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा अंडरटेक किया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये क्यों बनाया जा रहा है? ये जो टनल है ये पार्ट है निम्मू पदम दारचा रोड जो है उसका एक पार्ट होगा। और लिखा है इट एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लेह, प्रमोटिंग लद्दाख इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कि ये जो पार्ट है पूरा, इसमें 5 महीने तक जो है बर्फ जमी रहती थी जिसकी वजह से रास्ता बंद रहता था। लेकिन जब ये टनल बन जाएगी तो ये टनल की वजह से ये जो रास्ता है कभी बंद ही नहीं रहेगा और इसकी वजह से जो आवाजाही है पूरे साल हर एक वेदर में ये आवाजाही हो पाएगी। हालांकि बहुत मुश्किल ये काम है लेकिन इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर ही लेगा। और ये जो टनल है 4.1 किलोमीटर लंबी होने वाली ट्विन ट्यूब टनल होने वाली है और इसका बजट 1681 करोड़ रुपए अभी का है। इसकी जो हाइट है वो देखिए 15,590 फीट की ऊंचाई पे ये टनल बन रही है, बहुत ऊंचाई पे है और इसीलिए वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टनल ये होने वाली है। अगला सवाल है, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्लाई करने वाला है, इसके बोर्ड ने जो रजामंदी है वो दे दी है फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस टू RBI बाई अगस्त 2024 कि अगले महीने में ये अप्लाई करेगा यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। यूनिवर्सल बैंक का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए PNB, SBI, या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे हो गए ICI, एक्सिस, यस बैंक, तो ये जो बैंक है इनको यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है। तो अब जो बैंक है ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये अप्लाई करने वाला है। मतलब अभी ये यूनिवर्सल बैंक बना नहीं, अभी ये फाइनेंस बैंक ही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये अप्लाई करेगा, मतलब जो कह सकते हैं एलिजिबिलिटी होती है अप्लाई करने की यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए वो इसने पूरा कर लिया होगा और इसी के लिए अब ये अप्लाई कर रहा है। आपको पता होगा कि अब ऑन टैप लाइसेंसिंग होती है। मतलब ये जो पहले क्या होता था कि एक स्पेसिफिक विंडो होती थी RBI की, कि एक विंडो ओपन होती थी, इतने
पीरियड के बीच में ही किसी को अप्लाई करना है तो कर सकता है। अब ऑन टैप रहता है, साल भर खुला रहता है, एलिजिबिलिटी पूरा करिए, अप्लाई करिए। फिर उस पर पूरी वेटिंग होती है, बहुत चीज़ें चेक करी जाती हैं, उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब कुछ टारगेट दिए जाएंगे, कुछ लक्ष्य दिए जाएंगे, फिर देखा जाएगा परफॉर्मेंस कैसी है बैंक की। अगर वो उसे पूरा कर लेते हो, आरबीआई सेटिस्फाई हो जाता है, तभी इसको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, आप समझ सकते हैं, बहुत आसान नहीं है। लिखा है टू बिकम यूनिवर्सल बैंक एंड एसएफबी मस्ट। एसएफबी के लिए, यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हैव अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1000 करोड़। आपको पता होगा सारी लिमिट बढ़ा दी गई हैं, तो 1000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए कम से कम। बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब लिस्टेड वो बैंक होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। और जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं जो इशू करी गई थी अप्रैल में इसी साल, तो वो मेट करनी चाहिए। और उनमें से कुछ गाइडलाइंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ हो सकता है छूट जाए। लिखा है हैव मेड अ नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में बैंक होना चाहिए। जो ग्रॉस एनपीए जीएनपीए का रेशियो है वो 3% या फिर कम होना चाहिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। और जो नेट एनपीए एनएनपीए जिसको कहते हैं वो 1% या उससे कम होना चाहिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी, और इसके अलावा कुछ और भी गाइडलाइंस होंगी, वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको खुद को अप्लाई करना हो तो, वरना इतने से काम चल जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये गाइडलाइन, ये जो सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं, ये अगर पूरा करता है कोई भी एसएफबी तो अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सल बैंक के लिए। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1-2 महीने पहले से ही चर्चा में था कि उसके ये सारी चीज़ें चली रही हैं, मतलब ये एलिजिबिलिटी में है तो अप्लाई करेगा। तो वो अब बोर्ड की तरफ से निर्णय आ चुका है। अगला सवाल है न्यू यूएन एड्स रिपोर्ट शोज एड्स पेंडेमिक कैन बी एंडेड बाई, कि जो एक संस्था है यूएन एड्स करके, इसकी रिपोर्ट आती है हर साल। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि जो एड्स पेंडेमिक है, अगर सारे विश्व के नेता और लीडर्स चाहें तो ये 2030 तक एंड करी जा सकती है। डी वाला ऑप्शन का सही है। हमें सबको पता है ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, ये रिपोर्ट्स वगैरह ऐसा शो करती हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इसका नाम है द अर्जेंसी ऑफ नाउ एड्स एट अ क्रॉस रोड्स। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबली 39.9 मिलियन पीपल अभी एचआईवी से मतलब ग्रसित हैं और जीवन जी रहे हैं। एक बात यहाँ पे रिपोर्ट में बताई गई है कि अब जो एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो पहले की तुलना में बढ़ चुका है। पहले शायद 55 ईयर का था कि 55 साल तक जिंदा रहते थे, अब वो बढ़ करके 61 ईयर्स का हो गया है ना। तो ये ऐसा है। एचआईवी का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक तरह का वायरस होता है जो कि इंसानों में चला जाता है तो उसकी इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, फिर ख़त्म ही हो जाता है। और इसका जो अगला स्टेज होता है वो होता है एड्स का। तो एड्स मतलब बाद में होता है, पहले एचआईवी होगा फिर उसकी वजह से आपको एड्स होगा। और ये क्या होता है, एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कि बहुत ज़्यादा जब इम्यून सिस्टम आपका ख़राब हो जाए तो वो होता है। तो यूएन एड्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है द जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स। अगर यूएन एड्स की बात करें तो ये लगभग 11 यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स को मिला करके काम करता है, जिसमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। आप इनका नाम पढ़ सकते हैं, वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन पता हो तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं। एडीबी ने अप्रूव किया है $200 मिलियन का लोन टू एक्सपेंड मेट्रो रेल कॉरिडोर्स एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन, कि कौन से शहर में मेट्रो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए 200 मिलियन का लोन दिया है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये शहर है महाराष्ट्र का नागपुर। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है किसने रिसीव किया है आरबीआई की सहमति टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के जो गाइडलाइंस थी वो आई थी, और इसको लेकर के जो अभी तक जो अप्लाई हुए हैं, कई सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उसमें अभी कैश फ्री पेमेंट्स, ये वाला ऑप्शन इसका सही है, इसको आरबीआई की नॉड मिली है ऑपरेट करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। अब इसमें भी ना 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर में। जैसे यहाँ पे लिखा है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर सीबी, और यहाँ पे यहाँ पे देखिए PACBENI लिखा हुआ है। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। आई का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। मतलब कि इसमें 3 तरह की कैटेगरी ऐसे हैं पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। एक होता है केवल ई, एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर
और वो होता है केवल आई, मतलब ये केवल एक्सपोर्ट कर सकते हैं पेमेंट एग्रीगेटर, ये इंपोर्ट के लिए यूज़ होंगे। और एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ई एंड आई, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ये जो पैसा है या जो पेमेंट है वो संभाल सकते हैं। तो जो कैश फ्री पेमेंट है वो इस वाली कैटेगरी में आता है। ओके, यही यहाँ पे लिखा गया है। कैश फ्री पेमेंट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट नॉन बैंक्स टू रिसीव द PACB लाइसेंस। तो ये पहला ऐसा नॉन बैंक है जिसको PACB लाइसेंस मिला है। और पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या है कि ये एक तरह की एंटिटी होती है जो फैसिलिटेट करती है ऑनलाइन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि अगर आप गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस पेमेंट एग्रीगेटर का प्रयोग के माध्यम से आप अपना पैसा भेज भी पाएंगे और कहीं से पैसा मंगा भी पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, अच्छा ये सवाल नहीं है, रिपोर्ट है, उसके बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें थी तो मैंने सोचा इसकी पूरी स्लाइड ही बना दी जाए सवाल के रूप में, तो कई सारे सवाल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024, ये रिपोर्ट का नाम है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ करी गई है। और ये जो रिपोर्ट है कौन रिलीज़ करता है अगर पूछे तो इसमें 5 UN की संस्थाएं हैं जो मिल करके इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती हैं, रिलीज़ करती हैं। पहली तो है FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, फिर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 मिलकर के इस रिपोर्ट का कंपाइलेशन करती हैं। और आपको पता भी है, लिखा है फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, तो ये 5 संस्थाओं का काम आता है। तो ये रिलीज़ करी गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, द रिपोर्ट शोज द वर्ल्ड हैज़ बीन सेट बैक 15 ईयर्स विद द लेवल्स ऑफ अंडर नरिशमेंट कंपेरेबल टू दोज 2008 एंड 9। मतलब ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि दुनिया 15 साल पीछे चली जा चुकी है। अब जो इस समय का जो अंडर नरिशमेंट वगैरह का जो चार्ट है या लेवल है वो 2008-9 के कंपैरिजन में चलने लगा है। और इसके पीछे रीज़न जो दिया जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन सब का रीज़न ये बता रहा है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इस बार की जो रिपोर्ट है इसकी थीम है फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड ऑल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो ये इस बार की क्या है, इसकी थीम है। और इसमें यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि क्रॉनिक हंगर रिमेन्ड हाई एंड हेल्दी फूड वाज आउट ऑफ रीच फॉर ऑफ मैनी पीपल। कि जो क्रॉनिक हंगर है वो अभी भी हाई चल रहा है, जो कि देखा जाए तो बहुत चिंताजनक बात है। और जो हेल्दी फूड है उसकी रीच बहुत सारे लोगों तक नहीं है। आप भी अगर रोज़ खाना खा रहे होंगे, सोच रहे होंगे बहुत हेल्दी खा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हेल्दी खा रहे हो। आप पनीर खा रहे होंगे, आप सोच रहे हैं पनीर खा रहे हैं, लेकिन वो पनीर भी नकली हो सकता है। हम जो बाहर निकल के कुछ खाते हैं और इतना चीज़ उसमें भर देते हैं ना, हमको लगता है हम चीज़ खा रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़, फल सब्जियां जो हम खाते हैं पेस्टिसाइड वाली खाते हैं, तो सब हेल्दी फूड में नहीं आते हैं। हम खा भी रहे हो लेकिन उसका फ़ायदा नहीं, नुकसान ही हमें पहुंच रहा है। जो हार्मोन लगा करके लौकियां बड़ी करी जाती हैं और जो सेब वगैरह होते हैं, फल होते हैं, उनको इस तरीके से पकाया जाता है, बहुत हानिकारक होता है। और जो हेल्दी होता है, जो ऑर्गेनिक होता है, उसकी कीमत इतनी महंगी होती है कि आम जनता वो खा ही नहीं सकती है भाई। अगर आपको कोई कहे कि अच्छा टमाटर मिल रहा है 500 ग्राम, ऑर्गेनिक टमाटर है, लेकिन कीमत उसकी जो है 250 रुपये का आधा किलो मिल रहा है, तो कौन खरीदेगा? सिंपल सी बात है। तो वही खरीदेगा जो बहुत अच्छा कमा रहा होगा। तो इसीलिए जो हेल्दी फूड है बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर ही रहता है। लिखा है रिपोर्ट वार्न्स दैट वर्ल्ड इज फॉलिंग सिग्निफिकेंटली शॉर्ट ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ ज़ीरो हंगर बाई 2030। तो SDG गोल का ये लक्ष्य है कि 2030 तक ज़ीरो हंगर हमें प्राप्त करना है। मतलब दुनिया में हंगर की वजह से कोई भी डेथ नहीं होगी, या फिर ये जो हंगर है पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो ये गोल अचीव 2030 तक होना है। लेकिन अब ये बता दिया कि दुनिया तो 15 साल पीछे चली गई है, तो ये जो गोल है अचीव करना बहुत मुश्किल लग रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो चिंताजनक ये रिपोर्ट है। यही सारी बातें हिंदी में लिखी गई हैं। अब कुछ वन लाइनर हैं, जैसे मैनकाइंड फार्मा ने एक्वायर किया है भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स, नाम आपने इसका बहुत सुना होगा। तो भारत सीरम और वैक्सीन्स ने अभी हाल फिलहाल में इसका आया था, तो प्रॉफिट कमाया हुआ है इसने। और इसको मैनकाइंड फार्मा ने खरीदा है 13,000 समथिंग करोड़ रुपए की कीमत पे। एक और न्यूज़ है, जिम्बाब्वे ने ज्वाइन किया है यूएन एंड वाटर कन्वेंशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था न्यूज़ कि आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका का ही देश है, उसने जो है ज्वाइन किया है यूएन वाटर कन्वेंशन। और मैंने आपको बताया था कि 3 देश उसमें और थे, जिसमें से एक जिम्बाब्वे था। तो ये भी अब ज्वाइन कर लिया है यूएन वाटर कन्वेंशन को। अब ये 54th कंट्री बन चुका है। ओके, तो ये कुछ वन लाइनर थे।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। बाकी आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।